नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा लगता है कि दुनिया ने कोविड-19 के साथ एक तरह का समझौता कर लिया है, इसे एंडेमिक मानकर। लेकिन आज हमारी पड़ताल इसी समझौते को लेकर है। क्या वायरस इस समझौते की शर्तें मान रहा है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे हाथ में द 2026 ग्लोबल कोविड-19 स्टेटस रिपोर्ट के कुछ ताज़ा अंश हैं। अच्छा। और हम इन्हीं सबूतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर मतलब असल में हकीकत क्या है। तो चलिए इस रिपोर्ट को कुरेद कर देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। हाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कोविड अब कोई वैश्विक आपातकाल नहीं है। सही है। इसे एक स्थानिक यानी एंडेमिक श्वसन वायरस की तरह मैनेज किया जा रहा है। पर एंडेमिक का मतलब क्या ये है कि सब कुछ ठीक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एंडेमिक का मतलब नहीं, इसका मतलब खत्म हो गया बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वायरस का फैलाव अब एक क्या कहते हैं, एक अनुमानित दायरे में आ गया है। जैसे हर साल होने वाला मौसमी फ्लो। हाँ। लेकिन इस अनुमानित दायरे में भी बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं और रिपोर्ट यही दिखा रही है। हाँ, और यहीं से हमारी पड़ताल का पहला सबूत सामने आता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 28 दिनों में दुनिया भर में करीब 59,000 मामले दर्ज हुए हैं। सुनने में ये संख्या शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन यहाँ एक और आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है। कौन सा? वैश्विक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 4.4% पर बना हुआ है। और ये 4.4% का आंकड़ा कहानी का एक अहम हिस्सा है। यह हमें बताता है कि वायरस चुपचाप बैठा नहीं है, वो लगातार लोगों के बीच घूम रहा है। मतलब अभी भी मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये आग हर जगह बराबर नहीं जल रही है। अच्छा। रिपोर्ट बताती है कि करीब 19 देशों में, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में, नए मामलों में 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। तो इसका सीधा शक सर्दियों पर जाता है। लोग बंद जगहों पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं और वायरस को फैलने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये एक बड़ा कारण है। ये तो हर साल की कहानी लगती है, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग है? क्या ये नए वेरिएंट्स ठंडे मौसम में ज्यादा आसानी से फैलते हैं या बस ये एक सामान्य मौसमी पैटर्न है जिसे अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सर्दियों का मौसम निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है। वो वायरस के लिए एक अनुकूल माहौल बनाता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या उस माहौल का फायदा उठाने के लिए कोई नया, ज्यादा चालाक खिलाड़ी मैदान में उतरा है। अच्छा। तो ये सिर्फ मौसम का असर है या वायरस के नए तेवर का, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये साफ है कि वैश्विक शांति के पीछे क्षेत्रीय अशांति छिपी हुई है। तो एक तरफ यूरोप और अमेरिका में मामले बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे धीरे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये बढ़ते मामले अस्पतालों में भीड़ बढ़ा रहे हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि आखिरकार 2020 और 2021 की जो तस्वीरें हमारे दिमाग में हैं, वो तो अस्पतालों के बाहर लगी लाइनों की ही थी। और यही वो पैमाना है जो 2026 में सबसे ज्यादा मायने रखता है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना दबाव है। और इस पर रिपोर्ट क्या कहती है? इस मोर्चे पर वाकई एक बड़ी राहत की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने और आईसीयू में जाने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कितनी? पिछले महीने पूरी दुनिया में सिर्फ 5,400 लोग अस्पताल में भर्ती हुए और करीब 200 आईसीयू में। सिर्फ 5,400? ये आंकड़ा शुरुआती सालों की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इम्यूनिटी अब अपना काम कर रही है, सालों के वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बाद। बिल्कुल। इसे हम हाइब्रिड इम्यूनिटी की दीवार कह सकते हैं, जो बहुत मजबूत साबित हो रही है। हाइब्रिड इम्यूनिटी? वैक्सीनेशन और प्राकृतिक संक्रमण के मेल ने आबादी के एक बड़े हिस्से को गंभीर बीमारी से बचा लिया है। साथ ही अब हमारे पास बेहतर इलाज भी हैं। तो वायरस भले ही दरवाजा खटखटाए, लेकिन अब वो पहले की तरह दीवार तोड़कर अंदर नहीं घुस पा रहा है। ये दीवार वाली बात दिलचस्प है, पर जैसा आपने कहा, ये दीवार हर जगह एक जैसी मजबूत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अमेरिका और भारत की कहानी बहुत अलग हो जाती है। अमेरिका में सीडीसी कह रहा है कि 39 राज्यों में संक्रमण का स्तर या तो बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है। हालांकि वो ये भी जोड़ते हैं कि इमरजेंसी रूम में जाने वालों की संख्या अभी भी कम है। तो अमेरिका की कहानी में एक विरोधाभास है। संक्रमण फैल रहा है लेकिन गंभीर बीमारी में नहीं बदल रहा। हाँ। ये इस बात का संकेत है कि वहाँ इम्यूनिटी की दीवार काम तो कर रही है, लेकिन वायरस उसमें छोटी मोटी सेंध लगा रहा है। अब इसकी तुलना भारत से करते हैं। 5 जनवरी 2026 की स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 0 एक्टिव केसें हैं। 1 मिनट,
दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में 0 सक्रिय मामले, ये आंकड़ा सुनने में लगभग अविश्वसनीय लगता है। हाँ, सुनने में तो लगता है। क्या हम वाकई इस पर भरोसा कर सकते हैं, ये देखते हुए कि टेस्टिंग अब उतनी ज्यादा नहीं होती? आपका शक जायज है। 0 सक्रिय मामले का मतलब शायद ये नहीं है कि वायरस वहां है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब ये है कि सामुदायिक फैलाव इतना कम है कि वो आधिकारिक सिस्टम में दर्ज नहीं हो रहा। लोग शायद घर पर ही टेस्ट कर रहे हैं या हल्के लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी अमेरिका और भारत का ये फर्क बहुत बड़ा है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो भारत की आबादी में हाइब्रिड इम्यूनिटी का स्तर बहुत व्यापक हो सकता है, जो कई लहरों के बाद बनी है। बिल्कुल। दूसरा, मौसम का भी एक रोल हो सकता है। और तीसरा, ये भी संभव है कि दोनों देशों में वायरस के अलग अलग रूप, मतलब वेरिएंट्स, ज्यादा सक्रिय हों। ये हमें याद दिलाता है कि अब हम एक वैश्विक महामारी की नहीं, बल्कि कई स्थानीय महामारियों की बात कर रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानी है। बिल्कुल। और यहीं से हम अपनी पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, वो मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे लगातार अपनी चालें बदल रहा है, यानी वायरस का विकास और उसके नए वेरिएंट्स। हाँ। क्योंकि अगर वायरस स्थिर हो जाता तो ये कहानी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती, लेकिन वो लगातार बदल रहा है। तो इस समय सबसे बड़ा विलन कौन है? रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है XFG। 60% से ज्यादा मामलों के पीछे इसी का हाथ है। हाँ, ये अभी किंग है। लेकिन अब नए खिलाड़ी भी मैदान में आ रहे हैं। एक नाम है NB.1.8.1। इसे बढ़ता हुआ वेरिएंट कहा जा रहा है। ऐसा क्या खास है इसमें? NB.1.8.1 चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि शुरुआती डेटा ये दिखा रहा है कि ये उन लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर रहा है जिन्हें हाल ही में XFG का संक्रमण हुआ था। ओह! इसका मतलब है कि ये एक ही सीजन में आपको दोबारा बीमार करने की क्षमता रख सकता है, जो हमारे लिए एक नई चुनौती है। यानी एक ही दुश्मन से 2 बार हारने का खतरा। और फिर एक और नया नाम है जिसे बड़ा रहस्यमयी सा कोड नेम दिया गया है, स्ट्रेटस। इसके बारे में क्या पता चला है? और ये स्ट्रेटस वेरिएंट एक दिलचस्प कहानी बता रहा है। ये हमें दिखा रहा है कि वायरस अब सिर्फ ब्रूट फोर्स, मतलब तेजी से फैलने पर ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर? बल्कि वो अब ज्यादा चालाक हो गया है। वो हमारी इम्यूनिटी की दीवारों में छोटी छोटी दरारें ढूंढना सीख रहा है। अच्छा। ये एक लुका छिपी का खेल बन गया है और स्ट्रेटस इसमें माहिर लगता है। इसकी खासियत इसकी तेज रफ्तार के साथ साथ पुराने टीकों से मिली कुछ एंटीबॉडीज को चकमा देने की क्षमता भी है। तो जो पुराना चैंपियन था JN.1, उसका क्या हुआ? क्या वो रिटायर हो गया है? रिटायर तो नहीं हुआ है, नहीं। रिपोर्ट कहती है कि नए सब लाइनेज उसे पीछे छोड़ रहे हैं। अब ये सब लाइनेज क्या चीज है? आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि JN.1 एक बड़ा परिवार है और सब लाइनेज उसके बच्चे और पोते पोतियां हैं। ठीक है। वो अपने परिवार मतलब JN.1 से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन हर नई पीढ़ी कुछ नए गुर सीख कर आती है। तो JN.1 खत्म नहीं हुआ है? नहीं, बल्कि उसके ज्यादा काबिल वंशज अब उसकी जगह ले रहे हैं। ये तो वाकई एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ लग रही है। अगर वायरस लगातार होशियार हो रहा है तो हमारी तैयारी क्या है? यहाँ बात आती है 2025-2026 के अपडेटेड टीकों की। मॉडर्ना, फाइजर, नोवावैक्स सबने नए टीके बनाए हैं। ये कितने अलग हैं? ये टीके सीधे तौर पर ओमिक्रॉन के इन्हीं नए वंशजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा। ये हमारी सेना को दुश्मन के नए हथियारों की जानकारी देने जैसा है, ताकि वो मुकाबले के लिए बेहतर तैयार हो सकें। पर अब ये टीके हर किसी के लिए नहीं है ना? नहीं। स्वास्थ्य अधिकारी इनकी सिफारिश सिर्फ कुछ खास समूहों के लिए कर रहे हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज और हेल्थ केयर वर्कर्स। ये टारगेटेड अप्रोच क्या बताता है? ये महामारी के प्रबंधन में आए सबसे बड़े बदलाव को दिखाता है। कैसे? अब हमारा लक्ष्य वायरस को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके सबसे बुरे प्रभाव को रोकना है। इसलिए हम अपने संसाधन उन लोगों पर केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें गंभीर बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा है। ये इस बात का सबूत है कि हम अब वायरस के साथ लड़ने की जगह उसके साथ जीना सीख रहे हैं। ये वायरस के साथ जीना वाली बात हम सालों से सुन रहे हैं, पर अब 2026 में इसका मतलब वाकई क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें हर सर्दियों में एक बूस्टर शॉट के लिए तैयार रहना होगा, जैसे हम फ्लू शॉट के लिए रहते हैं? क्या यही नया नॉर्मल है? बहुत हद तक हाँ। इसका मतलब है कि ये वायरस अब हमारे मौसमी श्वसन रोगों के कैलेंडर का एक स्थायी हिस्सा बन गया है। स्थायी हिस्सा? और जैसे हम फ्लू के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें इसके लिए भी करनी होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो ज्यादा संवेदनशील हैं। और इस पूरी तस्वीर में एक और पेंच है
जिसके बारे में रिपोर्ट बात करती है वो है आंकड़ों की विश्वसनीयता। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई देश अब रोज रिपोर्टिंग नहीं करते, साप्ताहिक या मासिक करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 59,000 मामले हमें दिख रहे हैं वो तो असली संख्या का एक छोटा सा हिस्सा ही होंगे। निश्चित रूप से आधिकारिक संख्याएं अब हमें पूरी कहानी नहीं बता सकती। तो फिर हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? आज के समय में हमारा ध्यान रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या से हटकर अस्पताल में भर्ती होने की दरों और नए वेरिएंट्स की निगरानी पर होना चाहिए। अच्छा। ये दो पैमाने हमें वायरस के असली असर का बेहतर अंदाजा देते हैं, बजाय इसके कि कितने लोगों को हल्का सर्दी जुकाम हुआ। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकलता है? हमने देखा कि जनवरी 2026 में कोविड के साथ हमारा समझौता कायम तो है, लेकिन इसकी शर्तें थोड़ी धुंधली हैं। ये एक एंडेमिक बीमारी है, लेकिन इसमें सर्दियों में क्षेत्रीय उबाल आते हैं। हाँ, ये अब एक स्थायी मौसमी पैटर्न का हिस्सा बनता जा रहा है। गंभीर बीमारी और मौतें बहुत कम हो गई हैं, जो इस समझौते की सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पक्ष यानी वायरस चुप नहीं बैठा है। वो XFG और स्ट्रेटस जैसे नए और ज्यादा चालाक रूपों में लगातार हमारे सुरक्षा घेरे को परख रहा है। और ये विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी। ये एक सतत प्रक्रिया है। और शायद सबसे अहम बात अमेरिका और भारत जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि एक ग्लोबल कहानी अब कई लोकल कहानियों में बढ़ चुकी है। हाँ। हर देश, हर शहर की अपनी एक अलग लड़ाई है। तो कुल मिलाकर स्थिति काबू में है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, मुख्य संदेश यही है कि स्थिति पहले से बहुत बेहतर और प्रबंधनीय है, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। वायरस अभी भी हमारे बीच है और विकसित हो रहा है। और आपकी इस पड़ताल से एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिस पर हमें भविष्य के लिए सोचना होगा। क्या सवाल? चूंकि हल्के मामलों की गिनती अब विश्वसनीय नहीं रही, तो भविष्य में हम किसी वायरस के असली सामाजिक प्रभाव को कैसे मापेंगे? अच्छा। क्या सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या पर ध्यान देना काफी है? ऐसा करने से क्या हम समाज पर पड़ने वाले व्यापक असर, जैसे कि लॉन्ग कोविड से जूझते लाखों लोग, कर देंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें अगली महामारी आने से पहले ढूंढना होगा।